अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम में से हर एक आज सुकून की तलाश में है और उसका ताल्लुक़ हमारे घर से भी होता है और हर एक ये चाहता है कि उसका घर अमन का गहवारा बन जाए, मगर हकीकत में हमारे घरों में हो क्या रहा है? अक्सर लंबी खामोशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, या फिर वो अल्फाज एक दूसरे को कहे जा रहे हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। और ऐसा ज़्यादातर इसलिए नहीं होता कि हमने एक दूसरे का ख़्याल रखना छोड़ दिया है, बल्कि उसकी वजह ये है कि हमने ये लर्न ही नहीं किया होता कि जब हमारे बहुत करीबी, हमारे बहुत प्यारे हमें जज़्बाती तौर पे ट्रिगर करते हैं, तो उस वक़्त उन जज़्बात को कैसे मैनेज करना है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो कपल्स हैं, उनके अलग होने की वजह कोई बहुत बड़ी फाइट्स नहीं होती, इट्स द लिटिल मोमेंट्स। जैसे हस्बैंड अगर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो उसके रिएक्शन में बीवी झुंझला उठती है, फिर उसका रिएक्शन एक हस्बैंड की तरफ से आता है और उसके इस तरह से एक्शन और रिएक्शन का जो सिलसिला है वो चलता चला जाता है, और फिर इस जंग में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो हार जाता है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन रवैयों को सब्र, साइलेंस और जेंटलनेस के साथ मैनेज करना सिखाया है। आज हमें ये लगता है कि क्विक रिएक्शन देने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना है, और हम ये भूल गए हैं कि रिएक्शन इज़ ईज़ी बट रेगुलेटिंग इज़ सुन्ना। हम सब सुन्नत से वाकिफ़ हैं, हमने बहुत सारी अहादीस को भी याद कर रखा है और बहुत सारे खुतबात भी सुन रखे हैं, बट इन द हीट ऑफ इमोशंस हम क्या करते हैं, हम अपने नफ्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत नहीं है, बल्कि वो लम्हे जब हमारे इमोशंस पीक पे होते हैं, वी रेज अवर वॉइसेस, वी गो साइलेंट, वी पुल अवे, वी रिएक्ट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इमोशंस, बिकॉज हम भूल गए हैं कि इमोशंस को डील करना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जज्बात को काबू करने की बेस थी वो तक़वा, तवक्कुल, सब्र, रहमा और मवद्दत थी। हमें सीरा से बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह इंसल्ट किया गया, आपके साथ आपको हर्ट किया गया हर लिहाज से, इमोशनली, फ़िज़िकली, क्या क्या नहीं हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इज़्ज़त, मोहब्बत, नरमी, एहतराम के साथ ही रिस्पॉन्ड किया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपसेट होती थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बात को नहीं बढ़ाया, बल्कि नरमी इख्तियार की। ये वीकनेस नहीं है, बल्कि ये शो करता है कि आपका नफ्स आपके कंट्रोल में है, जो कि सबसे बड़ी ताकत है। अगेन रिमेंबर, रिएक्टिंग इज़ ईज़ी बट रेगुलेटिंग इज़ सुन्ना। आज जब हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा शदीद दबाव का शिकार हैं, जब जो गलतफ़हमियाँ हैं वो तनाव में बदल रही हैं, और ये तनाव फिर दूरी की तरफ जा रहा है, और इस सूरत में हमें ये सीखना है एज़ अ हस्बैंड और वाइफ़ कि जब अंदर से तलख़ी उभल रही हो, तब भी नरमी का इंतख़ाब करना है। ऐसा घर बनाना है जहाँ दिल जो है वो फिर से सुकून फ़ील करें, दिल फिर से जुड़ जाएँ। जब भी आप किसी सख़्त जुमले, तंज़िया तबसरे, कटिंग रिस्पॉन्स या फिर कोल्ड साइलेंस के वक़्त ख़ुद पे होल्ड रखें, जबकि आपका दिल बहुत ज़्यादा ये चाह रहा हो उस नापसंदीदा बात का जवाब देने का, बदला लेने का, मगर आप उस वक़्त सिर्फ़ वही कहते या करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद और राज़ी करने वाला है, या फिर ख़ामोशी इख्तियार कर लेते हैं फॉर अल्लाह सेक, तो याद रखें ये लम्हात ज़ाया नहीं होते, बल्कि आपके नामा अमाल में बतौर नेकी लिखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स मामला करते हैं, नाहक ज़बान चलाते हैं, बदले में बुरा भला कहते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कहते हैं, बैड रिएक्शंस देते हैं, तो इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार किया है कि क़यामत के दिन वो शख़्स जिसके साथ आपने बदसलूकी की है, वो आपकी नेकियों में से हिस्सा ले जाएगा। तो ये एक अलार्मिंग बात है, और हमें
याद रखना है कि रेगुलेटिंग द इमोशन इज़ नॉट जस्ट हिकमा, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप। शादी जो है वो दो कामिल इंसानों के झगड़े से बचने का नाम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि दो परफेक्ट लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और उनके दरमियान तो कोई अनबन, कोई गलतफहमी, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। बल्कि ये दो नाकिस इंसानों की बार-बार सब्र, रहमत, मवद्दत, तक़वा की एक प्रैक्टिस है। एक हदीस में बयान हुआ कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम के आलम में फरमाया, यकीनन आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन होता है, मगर हम वही कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है। गम में भी ज़ुबान और अमल तक़वा ही का मुज़ाहिरा करे। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ना कि ये कहना कि मैं तो गुस्से वाली हूँ, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, यू नीड टू फिक्स योरसेल्फ विद इट। तो याद रखें कि नफ्स पे काबू करना, अपनी इमोशंस को डील करना ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि इबादत के साथ साथ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म भी है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को इस तरीक़े से दूर करो जो बेहतर हो। तो हमें अपने जज़्बात को कंट्रोल करते हुए ये याद रखना है कि हम अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये काम करना आसान होगा और हमें ये ज़हन में रखना है कि ये हमारे लिए अजर का बाइस है। अब हम डॉक्टर साहिबा से ये जानेंगे कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हमारे जज़्बात को बहुत पीक पे ले जाते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और फिर कैसे उनको मैनेज करें। तो इंशाल्लाह आज हम डॉक्टर साहिबा से बहुत डिटेल में इस टॉपिक पे जानेंगे। जी डॉक्टर कंवल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कपल थेरेपी। और आज हम बात करेंगे, जैसे भी डिस्कस हो रहा है, जज़्बात। हम देखते हैं कि ये जो हमारे जज़्बात हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कभी-कभी हम कुछ अपने जज़्बात को ऐसे लेबल्स लगा देते हैं, ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में, जहाँ पे उन जज़्बात का इज़हार ज़रूरी है या उन जज़्बात को मैनेज करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि उनको लेबल जो दे दिया गया होता है, हमें लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपने जज़्बात का इज़हार किया तो शायद मुझे नाशुक्रा कह दिया जाएगा। शायद मुझे ये ऐसी बात सुनने को मिलेगी कि ये सब्र के मुनाफ़ी है, या मेबी मैं अच्छा मुसलमान नहीं नज़र आऊँगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसकी वजह से ताल्लुकात की जो बेहतरी होनी चाहिए, ताल्लुकात में जो बेहतरी आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे कपल्स के लिए कि उन्होंने अपने जज्बात को कैसे इस तरह से इस्तेमाल करना है कि उनका रिश्ता मजबूत हो सके, जिसको मैं टर्म दूंगी इमोशनल इंटीमेसी। किसी भी मजबूत रिश्ते के लिए समझे कि ये उसका दिल है। और हम देखते हैं कि जब हम अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो लेयर्स में हमारे मसले होते हैं। कभी-कभी हम कोई बात करना चाहते हैं, कभी हम उस बात को फ़ॉरगो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कपल्स के दरमियान ऐसा रिश्ता मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक सेफ स्पेस हो, और वो ऐसी सेफ स्पेस हो कि जिसमें उनको ये एहसास हो कि मुझे मेरा साथी जज नहीं कर रहा, और मुझे अगर कोई भी मसला महसूस हो रहा है, तो मैं उसको डिस्कस कर सकूँ। अगर मैं रोऊँ, तो मेरे साथी को ये भी समझ आए। अगर मैं ज़िंदगी में जो भी मामला करूँ, जो भी मेरी इंटरैक्शन हो, तो वहाँ पर मेरा साथी ये समझे कि मैं ये क्यों काम कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा, और आई शुड बी वैल्यूड। सो जो इमोशनल इंटीमेसी होती है,
इसका ये मतलब नहीं होता कि बस हम आपस में दिखावे के लिए खुश हों, हमारी इंस्टा पिक्चर बहुत अच्छी नज़र आए, सोशल मीडिया पे हम खुश हों, लोगों के सामने हम खुश हों। बल्कि बात ये है कि हमारा जो शादी का बॉन्ड है, वो बहुत ही मज़बूत हो और उस बॉन्ड में अम, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए खैर-ख्वाही, कंपैशन हो और इसी तरह से हमारे अंदर एक रेज़िलियंस मौजूद हो। यानी कभी एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़कर उसको थाम लेता है। कभी दूसरा कहीं अपसेट नज़र आता है तो पहला जो है उसको वहाँ पे कोई भरोसा देता है, कोई मरहम देता है, उसका ख़्याल रखता है और वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं। और क्या होता है कि जब उनके दिल आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से एक ऐसा ताल्लुक पैदा होता है, जज़्बात एक-दूसरे के इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि वो अपने मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाते हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर ये यानी मैं जितने केसेस देखती हूँ हस्बैंड वाइफ के चैलेंजेस के और आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटीमेसी के, तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यानी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं तो इन जज़्बात को अहमियत देती हूँ या देता हूँ, लेकिन मेरा साथी नहीं देता और उसको मेरे जज़्बात की कोई कदर नहीं है और इसकी वजह से हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव है। तो पहली बात जो हमें समझनी है ना, वो ये है कि मुझे किसी रिश्ते में कुछ भी देने के लिए पहले अपने आप को स्टेबलाइज़ करना होगा। अगर मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अपने जज़्बात ही इन कंट्रोल नहीं हैं, तो सबसे पहला काम जो करना है वो मुझे अपने जज़्बात पे करना है। और उसमें क्या कुछ करना होता है, जैसे अपने लिए कोई एक गोल सेटिंग ज़रूर रखनी होती है कि मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ? और वो जो क्यों है उसका जवाब कुरान और सुन्नत से होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए यानी फ़र्ज़ करें आपकी अरेंज मैरिज भी हो गई आपके घर वालों ने कहा बस बेटा उम्र गुज़र गई शादी कर लो। आपके घर वालों ने कहा बेटा ये लड़की मैंने पसंद की है बस अब तुम्हारे लिए यही है। बचपन की मंगनी थी, निकाह हुआ हुआ था, मसले-मसाइल भी चल रहे थे, दूसरी शादी है, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चैलेंज है, नहीं है, अब शादी हो गई। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए सूरह रूम की आयत नंबर 21 को ही आप याद रखें कि मैंने इस शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून भी लेकर आना है, मवद्दा भी और उसके साथ-साथ रहमत भी। यानी सबसे पहले मैंने अपने एंड को मज़बूत करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी भी रिश्ते में जब हम दाखिल होते हैं और उस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा जजमेंटल तरीके से देखते हैं और अपनी हर बात पे कहते हैं, हाँ देखिए मुझे तो गुस्सा आता है ना, अब देखिए मेरी तो खैर है ना, मेरा तो बचपन का ट्रॉमा या मेरे और कोई बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ये नहीं करना चाहिए या मेरी बीवी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये बात नहीं कर सकते। मेरे लिए गोल सेटिंग होगी और गोल यही होगा कि मुझे इस शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। मुझे अपनी तरफ से वो सारे बेस्ट एलिमेंट्स लेकर आने हैं, जो इस रिश्ते को मज़बूत करते हैं। यानी अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, सेंसिबल इंसान हूँ, तो फिर मैंने किस तरह अपना हिस्सा जो है वो सही करना है। जब आप गोल एक सेट कर लेते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी यानी कोई भी आपकी जिंदगी में ऐसे फैसले आ सकते हैं ऐसे दौराहे आ सकते हैं जिसमें अब आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है तो आप हमेशा अपने आप से पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे मौके पे रिश्ता बचाना या वो काम फैसला या वो फैसला करना जो रिश्ते की खराबी की तरफ जाएगा तो अंदर से आवाज ही आनी चाहिए रिश्ता बचाना। अब इसके बाद अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग इतना फैसला करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर हर तरह का गलत रवैया बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं और ठीक है, लोगों के सामने तो ये लगता है कि ये रिश्ता चल रहा है, लेकिन मियाँ-बीवी में आपस में भी खराबी आती जाती है और उसके साथ-साथ जो आगे नस्लें आती हैं ना, उनके सामने ना सिर्फ ये कि एक बैड एग्ज़ाम्पल आती है बल्कि ये कि उनके अंदर भी बहुत सी खराबियाँ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं जो कि शौहर और बीवी से यानी जो उनके वालिदैन हैं उनसे जा रही होती हैं। तो यहाँ पे अब जब आपने गोल सेट किया है तो फिर उसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी करने होंगे। यानी अपने ऊपर पहले नज़र डालनी होगी जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस का सफ़र शुरू करते हैं। खुद शनासी
वो क्या है? मैं अपने आप को जानूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और इन सबको जानते हुए अब मैंने अपने आप को डेवलप करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, यानी उसमें मैं फ़ौरन अपने स्पाउस को नहीं शामिल कर लूँगी। यानी अभी मैंने अपने आप को ये बताना है कि मेरा अंदर-बाहर का सिस्टम कितना मज़बूत है। जब तक मेरी अपनी बैटरी पूरी रिचार्ज्ड और फुली चार्ज नहीं है, मैं किसी और इंसान को क्या मदद दे सकती हूँ? मैं खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो रही या हो रहा, तो मैं फिर अपने साथी के साथ कैसे कोई एक अच्छा रिश्ता बना सकता हूँ? फिर इसके बाद जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, इसको मैंने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो मेरी वीकनेस है उसको मैंने बेहतर बनाना है, उसके ऊपर मैंने वर्क करना है, ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। हाँ, स्पाउस की, ज़ौज की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो भी अगर आपकी वीकनेस को समझे तो वहाँ पर आपके लिए वो स्पेस क्रिएट करे, जिस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर ये कि मुझे अपने आप को खुद रेगुलेट करना है, मुझे देखना है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बचपन से आ रहा है, जवानी से आ रहा है, तो उसको पकड़ना और उसको मैनेज करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे लगता है मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं है, तो मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम को खुद अपलिफ्ट करना है। मुझे लगता है कि मेरा कोई भी और ऐसा मसला है जो मुझे तंग करता है, तो पहले मुझे अपनी मैनेजमेंट आनी चाहिए और मैंने खुद उसको देखना है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो साथी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, फिर हम अपने साथी की पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और वहाँ से हम फिर कोई बेहतरी के असबाब पैदा करते हैं, जिससे वो रिश्ता जो है वो मज़बूती की तरफ जाए। शुरू में मैं ये बात आपको बता दूँगी एज़ अ डिस्क्लेमर कि फ़र्ज़ करें आप में से कोई कहे कि जी मैंने तो ये सारे स्टेप्स पूरे करके देख लिए और मेरा तो जो स्पाउस है वो तो किसी सूरत में कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो मर्द है या औरत है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी 100% ले सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपका 50% रोल है। अगर आप अपने आप को 100% ठीक कर रहे हैं जज़्बाती तौर पे, अब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50% आपकी तरफ से आएगा, 50% आपके साथी की तरफ से आएगा। और अगर वो इंसान अपना रोल नहीं सही प्ले करता, तो फिर अब हम क्या करते हैं, वो मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि जज़्बाती होकर कभी छोड़ने की तरफ जाएँ, कभी लड़ाई की तरफ जाएँ, कभी बदमिज़ाजी की तरफ जाएँ। बहुत से लोग मुझे ऐसे मौके पे पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत क्राइसिस है और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस शादीशुदा ज़िंदगी में, मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए? क्योंकि वो जज़्बाती होते हैं उस वक़्त और उनका वो जो इमोशनल लेवल होता है, वो इमोशनल इंटिमेसी हेल्दी नहीं होती उस वक़्त। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए इस फ़ैसले को बिल्कुल पॉज़ के बटन पे कर दें। यानी आप अभी इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें और वो पूछते हैं कि थोड़ी देर कितनी देर होगी? तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है, इट कुड बी 6 मंथ्स, इट कुड बी 6 इयर्स। मतलब क्या है, जब तक आप खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होते, कोई फैसला ना करें। क्योंकि जब भी आप जज़्बातीपन के साथ फैसला करेंगे, वहाँ पे खराबी आएगी। आप अपने आप को स्टेबलाइज़ करें, अपने जज़्बात को स्टेबलाइज़ करें और फिर आप फैसला करें। जब आप अक्सर औकात इस पे कोई इरिटेट होकर मुझे कहता है, "आप क्या चाह रही हैं कि मैं मज़ीद 6 साल इस रिश्ते में रहूँ?" तो मैं उनको कहती हूँ, "देखिए, ज़रूरी नहीं है आपको 6 साल रहना पड़े और फ़र्ज़ करें 6 साल भी आप रह लेते हैं और आप उस वक़्त तक अपने जज़्बात को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस में अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। फ़र्ज़ करें उस वक़्त आप फ़ैसला भी करते हैं कि अब मैंने नहीं रहना, बहुत हो गया। तो आप जब उस रिश्ते में से निकलेंगे, उस स्टेबिलिटी के साथ निकलेंगे और जैसे हमारा दीन हमें बताता है कि हुज्जत तमाम करके निकलेंगे और अगर आप शुरू में बहुत जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला करेंगे, तो क्या होगा? उसकी हीलिंग आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब हम यानी एक इंडिविजुअल, एक इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत, और उसने अपनी ज़िम्मेदारी ले ली है जज़्बात की, अब हम उसको इस बात पे लेकर आ रहे हैं कि एज़ अ कपल आप दोनों बैठें और अब आप दोनों इमोशनल इंटिमेसी की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर किन फैक्टर्स को हमने अपने ज़हन में रखना है और कैसे काम करना है, ये स्टेप 2 होगा। पहला स्टेप वो था जहाँ पर हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि
मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपना कौन सा अटैचमेंट स्टाइल लेकर आ रहा हूँ, उसके क्या डायनामिक्स हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इमोशनल इंटीमेसी जो होती है ना, ये रिलेशनशिप के लिए बड़ी क्रिटिकल होती है। ये रिलेशनशिप को ग्रो करवाती है, ठीक है? समझें कि जैसे बाहर का मौसम होता है, जिसमें बारिश हो रही है, हवाएँ चल रही हैं, मौसम बहुत बेहतरीन है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, परिंदे हैं और सब्ज़ा नज़र आ रहा है और बहुत एक खूबसूरत सा माहौल बना होता है। और इसमें क्या होता है कि जो शौहर और बीवी हैं, वो सारा दिन बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत सी स्ट्रगल्स हैं उनकी। सुबह से उठकर शाम तक जॉब पे जाना है शौहर ने, कई दफ़ा बीवी भी जॉब पे जा रही है, काम कर रही है। फिर इसके अलावा बच्चे हैं, फिर उसके अलावा इन-लॉज़ के चैलेंजेस हैं, फिर इसके साथ-साथ कभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, भागम-दौड़ में ज़िंदगी लगी हुई है। लेकिन इस सारी सिनेरियो में जो मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपको लग रहा है कि एक ऐसी स्पेस, सेफ स्पेस है हम दोनों के दरमियान, जिसमें हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सेफ महसूस करते हैं। ये वो एक टारगेट होता है जो कि हमें नजर आना चाहिए। यानी कभी कभी जब मैं कोई यंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों से बातचीत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इमोशनल इंटीमेसी को ऐसा बनाया हुआ है कि हर वक्त कैंडल लाइट डिनर होगा, हम हाथ पकड़ के बैठे होंगे और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, शायद हम स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं या हर वक्त वेकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं, फिल्में हैं, वो यही चीज क्रिएट करते हैं ना, कि आप देखें कि 30 किस्तों में यही दिखाया जा रहा है कि उसके पास और कोई काम नहीं है। वो अगर कोई दफ्तर में भी बैठा हुआ है और कोई उसको कॉल करता है कि फौरन आओ, वो सारा कुछ छोड़ के चला जाता है। उसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी ऑफ लाइफ़ में ऐसे थोड़ी होता है। हमें हर वक़्त कहीं न कहीं किसी न किसी सिचुएशन के साथ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वहाँ से निकल कर हमें आना होता है, सब कुछ करना होता है और अपने रिश्ते को जो है वो मज़बूत बनाना होता है। सो इमोशनल इंटीमेसी को थोड़ा-सा हम समझें, उसकी लेयर्स को हम समझें। इसमें क्या होगा? यानी हम क्या कर रहे हैं, जब मियाँ-बीवी में वो ताल्लुक बनता है जिसकी बुनियाद फिर वो होती है, जो सूरह अल-बकरा में आ गया कि एक-दूसरे का लिबास। अब वो लिबास कैसा है कि जब वो अपना इनर मोस्ट जो एक उनकी अंदर से एक उनकी लाइफ़ होती है, एक उनका तरीकाकार होता है, वो एक-दूसरे से शेयर करते हैं। उनके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। वैसे ये ट्रांसपेरेंसी ऐसी नहीं है कि आप ओवर शेयरिंग कर रहे हैं। कभी-कभी मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तुमने अगर इतनी सी बात भी मुझसे छुपाई ना, तो तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप खतरे में पड़ गया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कंफर्टेबल लेवल पे होती है, जो हमारे रिलेशनशिप को ग्रो करने में हेल्प करे। ओपननेस हो, हम अपने कोई ड्रीम्स शेयर कर सकें, हम अपने फियर्स शेयर कर सकें और शेयर्ड किस्म की कन्वर्सेशन हो। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती कि जी या तो शौहर करता जा रहा है, बीवी को परवाह नहीं, या बीवी करती जा रही है और शौहर जो है वो पूछता ही नहीं है। ताकि उससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है वो फिर ग्रो भी करता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिर ये कि कोई चैलेंज अगर नज़र आता है उसको फेस करना उनके लिए आसान हो जाता है और हर सिनेरियो में हमें ये महसूस हो कि जो हमारा साथी है, अल्लाह ताला ने जो रिश्ता हमें दिया है, ये शख्स मेरे साथ खड़ा होगा कुछ भी बात हो जाए। और हम क्या करेंगे, ऐसे तरीके से मामलात को लेके चलेंगे जिससे हमारा वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो अब इसमें फिर क्या है, आपने सरफेस्ड रिलेशनशिप नहीं रखना, ठीक? आपने क्या करना होता है कि आपने बहुत सारी अपनी वैल्यूज़, जो आपके ड्रीम्स हैं और जो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ आपके दुःख हैं, जहाँ आपके सोर एरियाज़ हैं, उनको पहले खुद अंडरस्टैंड करना होता है। बहुत से लोग तो अपने मामले में खुद ही परेशान होते हैं, उनको यही नहीं समझ आ रही होती कि मैं चाहती क्या हूँ इस रिलेशनशिप में। कभी-कभी किसी से पूछा जाए तो 2 मिनट के लिए भी चुप हो जाता है, उसको समझ नहीं आती है कि अच्छा मुझे क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। और बहुत उनको सोचना पड़ता है, बहुत उनको इसके ऊपर यानी गौर करना पड़ता है और फिर भी कई दफ़ा वो लॉस्ट होते हैं कि अच्छा आप हमें हेल्प करें, आप बताएँ कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या रखना चाहिए। लेकिन ये कि जितना हम यानी अच्छी तरह से अपनी इमोशनल इंटीमेसी रखते हैं, उससे क्या हो जाता है कि हमारा कनेक्शन जो है ना, वो हमें खुद फ़ील होता है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि हम अपनी ज़ात के मामले में इतना
अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं कि जो मेरी परेशानियाँ हैं, जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं, जो मेरे दुःख हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं जितनी मेरी कामयाबियाँ और जितनी मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी कुव्वत है, जो कुछ मैंने किया हुआ है। क्यों? इसलिए कि जब आपने एक-दूसरे का लिबास बनना होता है ना, तो आप छुप के नहीं रह सकते। आपके स्पाउस को आपकी वो बातें नज़र आ रही होती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ में जैसे टिपिकली हमारे जो ये ईस्टर्न कल्चर्स हैं, इनमें क्योंकि मर्द को एक गेटअप दे दिया जाता है ना, उसको बता दिया जाता है या लोगों को भी पता है कि ये मर्द है, ये शौहर है, ये कव्वाम है और इसको बहुत टफ एंड रफ होना चाहिए। तो उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या वो बातें जो उसको अंदर से कमज़ोरियाँ उसको महसूस होती हैं कि जहाँ पे वो स्टक होता है, उसको समझ नहीं आती वो अपनी बीवी के आगे कभी भी नहीं बोलता। वो उस परेशानी को कभी भी नहीं लेकर सामने आता। वो हमेशा समझता है कि मुझे हर मामले में रफ एंड टफ पिक्चर के साथ ही इस रिलेशनशिप में आना है और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। अब देखिए इससे भी कई दफ़ा बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मेरी आँखों के सामने इस वक़्त सीरत से मिसाल आ रही है जहाँ पे हुदैबिया का वाक़या था और जब वो मुआहिदा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जाने का इरादा किया और सहाबाए किराम उस वक़्त बहुत परेशान थे क्योंकि उनको ना वो मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से वापस चले जाएँ। हमने तो उम्रा करने की नियत की थी और हम क्यों इस मुआहदे में रहें? अभी वो इसी वजह से वो परेशानी की कैफ़ियत में थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा उस वक़्त साथ थी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये परेशानी देखकर अब वहाँ पे इस इमोशनल इंटिमेसी को इस्तेमाल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा दिया? आप पहला स्टेप ले लें और जब आप लेंगे, तो जो आपके साहब हैं, वो आपको फ़ॉलो करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो एक इमोशनल इंटीमेसी होती है, जैसे हस्बैंड घर आए, तो वो कहता है कि मैं परेशान हूँ किसी मामले में जो मेरे दफ्तर में चल रहा है, लेकिन तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम ना इस झंझट में पड़ो। लेकिन जब उनकी इमोशनल इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो थोड़ा बहुत ज़िक्र भी करते हैं कि आजकल मुझे ये क्राइसिस है, आजकल इस मामले में मैं उलझा हुआ हूँ और मुझसे वो जो है, वो मसला हल नहीं हो रहा। घर के मामलात में हम देखें तो वहाँ पे अब एक जो वाइफ होती है ना, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि मुझे कभी ये सुनने को ना मिले कि तुम कैसी माँ हो, तुमने बच्चों की कैसी तरबियत की है, जो कि बहुत दफ़ा उसको सुनाया जाता है कि तुमने बच्चों की कैसी तरबियत की है, तुमने कैसी तरबियत की है, तुम तो यू आर नॉट अ कंप्लीट मदर। यानी तुम्हारे पास अगर बच्चे तुम्हारे हवाले किए गए हैं, तो तुम कुछ भी नहीं कर रही। और इस वजह से अगर उससे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही होती बच्चों की, वो बजाए इसके कि वो ये कहे कि ये सिलसिला जो है मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो अक्सर औक़ात क्या करती है, वो अपने हस्बैंड पे कोई ना कोई बात डालना शुरू कर देती है। और उसमें वो कुछ ऐसी बात बोल देती है कि आप वक़्त नहीं देते और आप ख़्याल नहीं रखते और इसी वज़ह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं। जबकि उसको अंदर से कभी-कभी अंदाज़ा होता है कि मतलब मैं नहीं इस मैटर को सही तरह से डील कर पा रही, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, इस वज़ह से मैं ये काम नहीं कर सकती। तो देखें कि ये इतने छोटे-छोटे मामलात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जहाँ पर हम अगर अपने स्पाउस से एक वो इमोशनल इंटीमेसी को डेवलप करें, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर सकता है? क्या बैरियर्स हैं? क्यों ये इंटीमेसी जो है हमारी नहीं डेवलप होती? इसलिए कि सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हमें ना फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है। हम इसीलिए घबराते हैं। हम कहते हैं दूसरे इंसान ने मेरी बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है, मुझे रिजेक्ट कर देना है, मेरा मज़ाक उड़ाना है या जगह-जगह मुझे बेवकूफ़ समझना है या मेरी वो वैल्यू जो है उसके सामने नहीं रहेगी। इसी तरह कभी-कभी ऐसे होता है कि आपके कोई पास्ट ट्रॉमास होते हैं जिसकी वजह से आपने ये सीख लिया होता है कि कभी किसी के सामने तुम अपनी वीकनेस ना लेकर आना। उसमें वो हर एक को शामिल कर लेते हैं ए-बी-सी-डी क्योंकि लोग जो हैं वो धोखा देते हैं, लोग जो हैं ऐसी बातों को इस्तेमाल करते हैं। ये ना हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई मुश्किलात जो हैं वो पेश आ जाएँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खुद अपने बैरियर्स को देखें कि क्यों मेरे लिए ये इस तरह की जो शेयरिंग है वो मुश्किल है क्यों मैं कमिटमेंट के साथ इस रिलेशनशिप में वो सिनेरियोज नहीं क्रिएट कर पा रही या कर पा रहा जो होने चाहिए तो हमें खुद इन दीवारों को गिराना होगा बड़े सब्र के साथ इसमें हमें खैर ख्वाही एम्पैथी को भी यूज़ करना है इसमें हमें बहुत एफर्ट के साथ जानना है और हमने
जब भी अपने स्पाउस के साथ कोई हेल्दी शेयरिंग करनी है या उसके साथ ट्रस्ट के ऊपर बात करनी है, तो उसको सेलिब्रेट भी करना है। ये एक जर्नी होगा जिसमें हम एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी कमिटमेंट को शेयर करेंगे और बहुत से मुकामात पे वक्त गुजरने के साथ साथ हमें फील होगा कि हमारा रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर रहा है। हम एक दूसरे को ज़्यादा समझना शुरू हो गए हैं और इसमें आप क्या करते हैं कि बड़े डीप कनेक्शन के ऊपर आप चले जाते हैं और आप वहाँ से एक दूसरे की स्ट्रेंथ निकालते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि कैसे हमने इन मामलात को बेहतर बनाना है। तो क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? जैसे हमारे पास कोई डेली शेयरिंग मोमेंट्स होने चाहिए, ठीक? कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम हार्ट टू हार्ट कोई ना कोई शेयरिंग कर रहे हो। अक्सर जब कपल्स बात करते हैं मुझसे, कभी जैसे परेशान हों और वो जैसे कोचिंग के लिए आए हों, तो जब वो कहते हैं हम तो बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या करें जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपको मैं कहूँ कि वो जो आप बातचीत कर रहे हैं ज़रा पेपर पे लिख कर मुझे बताएँ, या कभी अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है बातचीत करते हुए तो आपस में सुन लें। तो हम बातचीत में इमोशनल इंटीमेसी नहीं बिल्ड कर रहे होते, एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे होते, बल्कि एक दूसरे पे अपने मसाइल जो हैं उनको डंप कर रहे होते हैं। इमोशनल डंपिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है। मसलन अगर शौहर घर आएगा और बीवी भी थकी भी बैठी है, अब वो एक दूसरे को अपने मसले मसाइल बताना शुरू कर देते हैं। यूजुअली जो वाइफ होती है, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो इसका आगाज़ करती हैं। मसलन प्लम्बर का ये काम है, फलाँ शख्स ने ये किया है और बच्चों ने ऐसे किया है और फलाँ तो पढ़ता नहीं है, और फिर ससुराल की बातें, मेके की बातों को यूजुअली वो हज़फ कर जाती हैं और फिर इसी तरह से वो जो मसले मसाइल हैं वो शौहर को बताने की बस एक लंबा सिलसिला शुरू करती हैं। हस्बैंड जो होता है वो ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ पर उसको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, मैं उसकी बात सुन लूँ और मैं उसका सहारा बन जाऊँ, मैं उसको शाबाश कहीं दे दूँ। वो क्या करता है उस वक़्त, वो उसकी बातें सुनते-सुनते कहता है कि अच्छा तुमने तो अपना पंडोरा बॉक्स खोला, मेरा पंडोरा बॉक्स तो इससे भी बड़ा है। और वो फिर बहुत इरिटेटेड सी टोन में हम या तो कोई उसको जवाब देता है कि तुम इन मसलों को खुद हल किया करो ना, क्या तुम मुझे हर वक़्त सुनाती हो, 2 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में, मैं ज़रा जा रहा हूँ दोस्तों के पास। या ये कि वो अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर लेता है और बस उसको हाँ, जिस पे उसका और मूड ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, आपको तो परवाह ही नहीं है, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ से फिर वही बात होनी शुरू हो जाती है कि मसले मसाइल जो हैं, जो बेहतर होने चाहिए, वो खराब होने की तरफ आ जाते हैं, ठीक? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं होता, ये नहीं हमने करना होता, बल्कि ये शेयरिंग सेशन होता है, जिसमें आप बैठे हुए हैं और इसको हम कहते हैं इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, सॉरी, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, बट इट्स अबाउट द क्वालिटी। यानी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को हम जो है वो बेहतर बनाते हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा सवाल आ जाता है कि जी आप जो बात कर रही हैं तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। क्यों जी? इसलिए कि जी सारा दिन तो हम काम कर रहे होते हैं और जब हम रात को बैठते हैं हम इतने थके हुए होते हैं, 2 मिनट में सो जाते हैं या इतने इरिटेटेड होते हैं कि मौका ही नहीं मिलता। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब तक हमने अपने मेन्यू पे वो चीज़ नहीं ना रखी होती, जैसे आप अगर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका अगर बर्गर खाने को दिल चाह रहा है ना, लेकिन आप मेन्यू खोलते हैं तो उसमें बर्गर है ही नहीं। वहाँ पे पिज़्ज़ा है, वहाँ पे टिक्का है, वहाँ पे कुछ सैलड्स हैं, वहाँ पे कोई और चीज़ें हैं। तो फिर आप थोड़ी देर सोचेंगे और आप कहेंगे अच्छा दिल तो बहुत चाह रहा था बर्गर खाने को, लेकिन यहाँ पे बर्गर नहीं, चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। ये जो मेन्यू पे होता है ना, फिर हम वो काम करते हैं। जब आपने अपने रिलेशनशिप के मेन्यू पे ये लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे कि इमोशनल इंटीमेसी हमने बिल्ड करनी है, हमने इसके ऊपर काम करना है, तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। और जब ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, तो आप एक-दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएँगे। तो आपने क्या करना है, आपने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट निकालना होता है जिसमें आप अपनी कोई पर्सनल सी छोटी-सी बात करते हैं। फिर आप कोई मोमेंट ऑफ जॉय, खुशी की बात कोई बताते हैं। फिर कोई अगर आपने चैलेंज फेस किया, उस पे बात करते हैं और दूसरे इंसान का ये काम नहीं है कि वो आपके मसले को उस वक़्त हल करे। बस वो जो मियाँ-बीवी हैं, वो एक-दूसरे की बात बस सुन लेते हैं और उस दूसरे को ये फीलिंग देते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ सेफ स्पेस जहाँ पे तुम आराम से कोई बात कर सकती हो या कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई ग़ीबत सेशन नहीं होगा किसी के बारे में, इसमें कोई गाली-गलौच नहीं होगी, इसमें दूसरे को लेग डाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन बात कर ली जाएगी।
तो पहले तो ये कि शेयरिंग मोमेंट्स जो हैं हमें ज़रूर क्रिएट करना है, आइडियली डेली होने चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, दैट्स इट। आप देखेंगे कि उस 15 मिनट में इतनी अल्लाह ताला बरकत डालेंगे कि आपका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप इसको ज़्यादा क्रेव करेंगे और आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी जो कि कपल्स कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी एक विजन है, उनका जो दिल चाहता है, जो उनके फियर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्कस कर सकें। इसके लिए आप थोड़ी-सी एफर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर रखें अपने लिए जिसमें आप सिक्योर फील करें, अनडिस्टर्ब्ड फील करें, एफर्ट करनी पड़ती है थोड़ी-सी। कभी आप बच्चों को किसी के हवाले कर सकते हैं, चाहे वही बात है कि 15-20 मिनट हों, घर वाले हैं तो उनको दे दिया है कि भई आप बच्चों के साथ खेलें, हम ज़रा रेस्ट कर रहे हैं, या हम वॉक पे जा रहे हैं, या आप कोई चाय-कॉफ़ी कहीं बैठ के पी रहे हैं। अब ये आपको अपने सिनेरियो के मुताबिक उस मोमेंट को क्रिएट करना होगा। अगर यहाँ पे कोई मुझे कहे कि जी मेरे तो हस्बैंड कभी नहीं मानेंगे, या वह हस्बैंड कहे कि मेरी बीवी को तो परवाह ही नहीं, तो दैट मीन्स कि अभी आप खुद भी इमोशनली शायद रेगुलेटेड नहीं और आपका स्पाउस भी नहीं। तो फिर वो जो शुरू का स्टेप है ना, पहले आपको वो काम करना है कि आप अपने आप को पहले इमोशनली रेगुलेटेड करें, ताकि फिर आप वो रिलेशनशिप में वो चीज़ डाल सकें। फिर देखिए, आप लिख भी सकते हैं और आप एक दूसरे को पढ़ने के लिए भी कोई चीज़ दे सकते हैं। और आजकल तो हमारे लिए इतना आसान है, कभी-कभार कोई ऐसी खातून मुझे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड इतने बिज़ी होते हैं, और एक ज़माने में ठीक है जी, हम बहुत आपस में एक-दूसरे को टाइम देते थे, एक-दूसरे की बातों का ख़्याल रखते थे, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं भी ऑक्यूपाइड, वो भी ऑक्यूपाइड। तो मैं इनको कहती हूँ, जो मोबाइल दिया अल्लाह ताला ने, जो सोशल मीडिया उसके बारे में हम रोते रहते हैं, उसी को किसी सही काम में इस्तेमाल कर लें। दिन में प्यारे-प्यारे ढेरों मैसेज कर दिया करें अपने स्पाउस को, और उनमें इस तरह की बातें शेयर कर लिया करें, और आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी आदत पड़ जाएगी कि वो आपकी शेयरिंग को एन्जॉय करना शुरू कर दें। तो जो शेयरिंग होती है ना, उस शेयरिंग में अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए और एम्पैथी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी ये वो मोमेंट होना चाहिए जिसमें हमने सुनना है और हमने कोई भी सॉल्यूशन ऑफर नहीं करना, ठीक? मसलन हस्बैंड आकर अगर घर में बताते हैं कि आज जो बॉस है ना, उन्होंने इस तरह की बात की, पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है कि ये ना हो, जो ये वाला प्रोजेक्ट है मैं अच्छी तरह ना कर सकूं। तो आप बहुत आराम से सुनते हैं और ये नहीं कहते कि जॉब चेंज कर लें, मुझे लगता है कि आपको यहाँ काम नहीं करना चाहिए, या ये ऐसे होना चाहिए। आप सिर्फ सुन के उनके फियर्स, उनके ड्रीम्स, उनकी होप्स, उनकी बात करते हैं। अच्छा, कहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ? अच्छा, और मुझे बताएं। अच्छा, फिर आपने क्या किया? अच्छा, मैं आपको वहाँ पे कैसे हेल्प कर सकती हूँ? इस किस्म की बात जो है आप उनसे पूछते हैं कि ताकि लो हमें देखें, अक्सर औक़ात रिश्तों में पता है क्या प्रॉब्लम है? हमें बोलने का और एक दूसरे के साथ वैलिडेशन का मौका नहीं मिलता। और ये एक बहुत पावरफुल स्टेप होता है कि जब हमें लगे कि आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, और जब मैं बात करूँ तो दूसरा इंसान जो है वो रिसेप्टिव भी है। यहाँ पे एक अगला सवाल भी आ जाता है, और अगला सवाल ये होता है कि अगर मैंने कोई भी बात की, तो मेरे तो शौहर ऐसे हैं जो जाकर अपनी पेरेंट्स को, घर वालों को एक-एक बात बता देते हैं। तो मैंने अगर अपना कोई बहुत ही वीक स्पॉट उनके साथ शेयर कर लिया, उन्होंने फ़ौरन सबके सामने बोल देना है, या उन्होंने उसी को मिसयूज़ करना शुरू कर देना है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि शौहर कहें कि जी, मैंने अगर अपनी बीवी को बताया तो जगह-जगह मुझे ज़लील करना शुरू कर देंगी, ये तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगी। ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? किस तरह से शेयरिंग होनी चाहिए? देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रेडेड शेयरिंग। जैसे आपने शुरू में बिल्कुल हल्की-फुल्की बातें, छोटी-छोटी बातें शेयर करनी होती हैं, और ऐसी बातें शेयर करनी होती हैं कि अगर वो पूरे दुनिया के सामने भी अनाउंस कर दें ना, तो आपको इतना नुकसान ना हो। आपने बहुत छोटी-सी कोई बात शेयर की है, और फिर आप उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप वाइज़, साल, 2 साल, 4 साल, अब आप अपनी उस डीप शेयरिंग को बढ़ाते चले जाते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो चुका होता है कि जी, ये जो मेरा स्पाउस है, इसके साथ मैं हर किस्म की बात जो है वो शेयर कर सकता हूँ, तो आप अपनी ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एकदम से आप कोई ऐसी बात किसी को बता दें जो दूसरा इंसान उसको हजम भी ना कर सके, और उसके लिए वो जो तरीकाकार है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये जो स्पेस होती है कनेक्शन के लिए जब हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम कंफर्ट भी देखते हैं, यानी
फिजिकल कंफर्ट भी हो जब हम बैठकर बात करें, और इमोशनल लेवल पे भी जो कंफर्ट होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं। फिर इसी तरह से हम कभी-कभी इस तरह से भी करते हैं कि एक दूसरे को ये बात पहले से कम्युनिकेट करते हैं कि पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि हम ऐसा कोई मोमेंट रखें जिसमें हम एक दूसरे की बात को सुन सकें, क्योंकि सारा दिन हम इतने बिजी होते हैं, इतने काम कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू सो दैट आई कैन बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ यू। इस किस्म की बातें जो हैं हम एक दूसरे को बताने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है कि अगेन वो फोकस वही है कि हमारा जो बॉन्ड है आपस का, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता चला जाए। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कुछ इमोशनल इंटीमेसी के रिचुअल्स बनाने होंगे। ठीक है ना? कोई कंसिस्टेंट पैटर्न लेकर आना होगा, हमें कोई शेयरिंग का तरीका देखना होगा कि मैंने शेयर करने में अपनी फीलिंग्स करनी है, अपनी सोचें करनी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस करने हैं, और जो भी मैंने शेयरिंग की है उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे क्या आ रहा है। फिर इसी तरह से मुझे अपने स्पाउस के बारे में क्या बातें समझ आ रही हैं जो शायद मैंने पहले नहीं सोची थी, या मुझे उन बातों का अंदाजा ही नहीं था, और कहाँ पर मुझे बहुत सब्र से अब अपने स्पाउस के साथ डील करना है। कौन से ऐसे फियर्स हैं जो उनके बचपन से चले आ रहे हैं, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है जिसको कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। और कई दफा आपको पता है कि जो हमारी बेसिक फैमिली होती है ना, यानी एक खातून के लिए उनके फैमिली और एक मर्द के लिए उनकी फैमिली, वो बहुत सारी हमारी स्ट्रेंथ को फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं। लेकिन ये कि जो हमारा साथी आता है, स्पाउस आता है, तो कभी-कभी हमें वो अपलिफ्ट करता है, वो हमें इस तरह से ग्रोथ में हेल्प करता है जो शायद किसी और ने कभी नहीं किया होता। तो इससे क्या होता है कि हम अपने जितने इंटीमेसी के ब्लॉक्स होते हैं, हम उनको भी चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, और हम खुद भी ग्रो करते हैं, और हमारा जो स्पाउस है वो भी हमें ऐसे मामलात में गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। यानी आप देखिए, इसमें हम ना कई दफ़ा बहुत सी बातें खुद रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यानी मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। जैसे मेरे सामने 2-3 ऐसे केसेस आए कि जो जो एक वो शख्स है, यानी मर्दों के लिए भी आया और ख़वातीन के लिए भी आया। उनके ट्रस्ट इश्यूज़ उनकी अपनी बेसिक फैमिली के साथ थे। यानी वो काफ़ी परेशान थे वहाँ से। अब जब शादी हुई है, और जब शादी के बाद वो आपस में जब वो डील कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो उसका रिफ्लेक्शन उनके रिलेशनशिप में आ रहा है। और वो जो दूसरा साथी है, वो परेशान है। वो परेशान है कि जी मेरे शौहर को, या जो शौहर है वो परेशान है मेरी बीवी को, क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। लेकिन जब वो कोचिंग में आए हैं तो उन्होंने अलग से मुझे बताया कि मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ इस वजह से हैं क्योंकि बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी की गई, बचपन से मैंने ये सिनेरियोज़ देखे, तो अब मुझे इन-इन बातों से बहुत डर लगता है। तो फिर क्या होता है कि आपको कोचिंग के ज़रिए उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि आप अपनी बात को कैसे कन्वे करते हैं, और दूसरे इंसान को समझाना पड़ता है कि जब आपका साथी आपसे कोई चीज़ डिस्कस करे तो आपने उसकी इंसल्ट नहीं करनी, बल्कि आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है और आगे बढ़कर उसको थामना है। फिर इसी तरह कुछ लोगों के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो आपकी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड नहीं होने देता। पास्ट ट्रॉमास की मैंने ऑलरेडी आपको बात की है। और बहुत से जो कई दफ़ा हमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं, जैसे शादी से पहले आपकी दोस्ती थी, फ्रेंड्स हैं रेगुलर, और जब भी आपने उनसे कोई डीप शेयरिंग की तो उन्होंने आपको डिच किया, उन्होंने आपका मज़ाक उड़ाया, उन्होंने कभी-कभी वो बात किसी और को बता दी। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम हेसिटेंट हो जाते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करें। हम कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बड़े टैबू होते हैं, हम उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम थ्रू आउट उस रिश्ते में रहते हैं विद दिस फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन कि बस जी चल रहे हैं, और वो जैसे होता है ना कि दो पैरेलल पाथ्स पे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जी वो घर चलाना है, रिश्ता चलाना है, बच्चों को पालना है, बस दैट्स इट। बस आगे तो हमारी कोई जिंदगी है ही नहीं आपस की। तो अपने इंडिविजुअल ब्लॉक्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से हर इंसान एक यूनिक हिस्ट्री, यूनिक एक्सपीरियंस के साथ उस रिलेशनशिप में दाखिल होता है, और जो हमारे जो पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो रहे होते हैं, वो उसमें भी हमें अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाना होता है, और कभी-कभी हमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट जो होती है वो भी लेनी होती है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेना चाहते या नहीं मैनेज कर पाते,
तो आप क्या करते हैं कि जर्नलिंग करनी शुरू कर देते हैं। जर्नलिंग का तरीका क्या होता है, आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, अपने जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने फियर्स को खुद चैलेंज करते हैं और अपने लिए एक रोड मैप बनाते हैं उस शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए कि मेरी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप 10 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूअस लिखें हर दिन बैठ जाएँ, 10 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूअस कुछ लिखें। अगर आप ज़ाहिर है नहीं चाहते कि और आप नहीं उस स्टेज पे चाह रहे होते कि किसी को भी पता चले कि आपने क्या लिखा है, तो या तो आप उसको सॉफ्ट वर्ज़न में लिखते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं, या अगर आपने पेपर पे लिखा है तो आप उसे फाड़ देते हैं, उसे फेंक देते हैं, ताकि वो किसी के पास ना जाए, या कोडेड तरीके से आप लिख देते हैं कि अगर कोई पढ़े भी तो उसको ख़ास कोई बात जो है वो समझ ना आए। लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी ऑफ इमोशंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, तो अगेन वही बात है कि हम खुद बैरियर बन जाएँगे। कई दफ़ा हमारा स्पाउस जो है, वो हमें इतनी बातें नहीं कह रहा होता, जितना हम अपने उन बैरियर्स के साथ रह रहे होते हैं। फिर ये कि अब ये जो अब हमने क्या करना है, जो इंटीमेसी के हमारे ब्लॉक्स होते हैं ना, उसको हमने नेविगेट करना होता है। उसके लिए हमने कोई पिन लोकेशन भी सेट करनी होती है कि एज़ अ कपल हम उस काम को कैसे करेंगे। और उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो एक की कंपोनेंट है जिसको हमने सीखना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा सेशन होगा, उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे कि इस कम्युनिकेशन स्किल को हमने कैसे ठीक करना है और कैसे उसको डेवलप करना है। एक्टिव लिस्टिंग हमें आनी चाहिए, और एक्टिव लिस्टिंग क्या है कि हम इस तरीके से बात को सुने जिसमें हमने कोई जजमेंट नहीं लानी कि ये ऐसा है, इसने मुझे बताया नहीं है, इसने मेरे साथ झूठ बोला है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि जी इसके इतने मसले हैं, इसका इतना बड़ा बैगेज है, मैं तो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस बैगेज। जो भी और इस किस्म की बातें होती हैं जिनमें हम बहुत परेशान होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जजमेंट अगर आ जाती है ना रिलेशनशिप में, उसकी वजह से हालात जो होते हैं वो बहुत खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हम क्या करते हैं कि जब हम अपने स्पाउस के साथ इमोशनल इंटिमेसी पे काम कर रहे होते हैं, तो हमने एक सपोर्टिव नेटवर्क अपने लिए बिल्ड करना होता है। यानी हमने बाहर से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेने होते हैं, ऐसी उठान लेनी होती है जो हमें हेल्प करती है उस चीज़ में। उसमें ये नहीं होता कि हम जा-जाकर अपने रिश्ते के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएँ, जो कि अल्लाह ताला ने भी मना फरमाई हैं, या जिससे खराबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ये कि हम अपने साथी के बारे में ही जो है वो कोई ग़ीबत की तरफ चले जाते हैं। बल्कि हमने क्या करना होता है कि हमारे ऐसे दोस्त हों, ऐसे साथी हों जिनसे हम अच्छी तरह से ऐसी बात कर सकें जो हमें इनकरेज करें कि हम अपने चैलेंजेस से डील करना सीखें। इसी तरह फैमिली मेंबर्स हमारे ऐसे हों, या ये कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ जो हमें एक पर्सपेक्टिव दे कि हमने वो सेफ स्पेस कैसे क्रिएट करनी है जिससे जिसमें हम अपने उस साथी की, अपने अपने ज़ौज की इज़्ज़त करें, और उस इज़्ज़त को मेंटेन करते हुए जो चैलेंज आ रहा है, और उस इज़्ज़त को मेंटेन करते हुए जो चैलेंज आ रहा है उससे भी डील करें। तो आप देखें कि ये भी जो फिर सिलसिला होता है ना, ये बेहतरी की तरफ जाता है। हमारे पास कोई सपोर्टिव नेटवर्क नहीं होता। यूजुअली अगर कोई नेटवर्क होता है तो वहाँ पे हम ग़ीबतें ज़्यादा कर रहे होते हैं, और दूसरा इंसान जो है हमारे लिए तालियाँ बजा रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि तुम कितनी परेशान हो, और तुम पे कितना ज़ुल्म हो रहा है, और तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। हार्डली कोई लोग होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाउ यू कैन बिल्ड योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप। ये हमारे पास बात ही नहीं होती, कोई बताने वाली चीज़ नहीं होती। सिर्फ़ जब हम वहाँ से किसी से बात करके मिल के आते हैं, तो वो जो हमारी विक्टिम मेंटालिटी है ना, वो बढ़ चुकी होती है, और हमें लगता है देखा मैं बिल्कुल सही थी ना, हो रहा था ना मेरे साथ ज़ुल्म। मेरे शौहर मेरे साथ ज़ुल्म कर रहे थे, मेरी बीवी जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ मैं रिलेशनशिप बनाऊँ। तो कहीं पर भी हमें ऐसा सपोर्टिव नेटवर्क बहुत कम देखने में नज़र आता है, और अगर देखिए हम अगर किसी सफ़रिंग में हैं, तो हमें फिर वो सपोर्टिव नेटवर्क बनना है। यानी हम अगर इस किस्म के जो जोक्स नहीं हम क्रिएट करते अपने सर्कल्स में, मर्द मर्द जो हैं वो ऐसे जोक्स बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें औरतों की, शादीशुदा ज़िंदगी की बहुत इंसल्ट की जाती है, और ख़वातीन वो वाले जोक्स करती हैं जिसमें शौहर की और उनके निकम्मेपन की जो हैं वो बातें चल रही होती हैं। तो ऐसे सोशल सर्कल्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहाँ पे इस किस्म के जोक्स शेयर किए जाते हैं।
कभी-कभी ख़वातीन मुझे कहती हैं कि देखें मैंने तो अपने हस्बैंड से ना सारे अपने पासवर्ड शेयर किए हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ कभी शेयर नहीं करते। और मैं अगर उनसे पूछूं कि आप क्यों नहीं शेयर करते, तो वो कहते हैं दरअसल देखें ना, मर्द है ना, तो हमारे फ्रेंड्स के ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिनमें कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होती, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी वो बातें पढ़े। तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि अगर कोई इतनी इनअप्रोप्रिएट बात है जो कि आपके फ्रेंड्स आपसे किसी भी ग्रुप में कर रहे हैं, वो जोक्स की शक्ल में है, कोई ऐसी गंदी बातें हैं, कोई गंदी शेयरिंग है, तो वो तो आपके लिए भी नुकसानदेह है। यू शुड नॉट बी पार्टी टू दैट। यानी आपको ऐसे सर्कल्स में रहना है, ऐसे लोगों से बातचीत करनी है जो इस रिश्ते के तकद्दुस को पामाल ना करें, इसको बुरा ना समझें, और उसके साथ हम सही तरह से फिर अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करें। तो हमारी जो कमिटमेंट है वो यही है कि हमने अपने अंदर वो कंपैशन लेकर आना है इस रिश्ते में। कंपैशन नहीं होगा तो फिर जो मसाइल हैं वो बढ़ते जाएँगे। इमोशनल इंटिमेसी के लिए हमारे पास कुछ चेक इन्स होने चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, और बस वो नॉर्मल सा ऐसे रिलेशनशिप चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अब चेक इन्स इस तरह के रखने होते हैं कि जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रोसरी को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, अपनी जॉब को किया हुआ है, अपनी स्टडीज़ को किया हुआ है, अपने फैशन सेंस को किया हुआ है, और इसी तरह घर की सजावट को किया हुआ है, तो मुझे रिश्ते को भी प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जहाँ मैं बहुत सारी अपनी डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हद्दुल विसा अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैंने अपनी फीलिंग्स, नीड्स और ड्रीम्स पे भी ख़ास नज़र रखनी है। शुरू में जब भी हस्बैंड वाइफ को ये चीज़ सिखाई जाए तो वो बड़े हेसिटेंट होते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये कैसे हम बात करेंगे, और थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपने इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया होता। लेकिन जैसे ही आप जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एक-दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर वो कन्फेशंस आती हैं कि अच्छा, मुझे ये चीज़ बॉदर करती है, मुझे इस चीज़ का मसला है, कभी बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ है। उसमें आप रो भी लेते हैं, दूसरा इंसान आपको समझ भी लेता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक डिफरेंट नेचर का बॉन्ड जो है वो आपस में डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो बात ये है कि हमने अपने जज़्बात का जो चेक पॉइंट है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज़ महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे ये समझ हो क्लैरिटी के साथ कि मैंने अपने इस रिश्ते में किस बात को कहाँ पर शेयर करना है, और इस रिश्ते में हमने रिफ्लेक्शन और रिस्पॉन्सेस कैसे डालने हैं, ये हमें एक दूसरे को कन्वे करने होंगे। हमें एक दूसरे को शुरू में बताना होगा कि मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं आपके साथ बस शेयरिंग करूँ, एंड आई जस्ट वांट यू टू लिसन टू मी। या मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि आप मुझे कोई रिस्पॉन्स दें, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मेरा फ़ियर है, क्या ये ठीक है, या इसको मैं कैसे फ़िक्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो आप देखें कि जब हम एक-दूसरे से जब बातचीत करते हैं और पूरे वीक में हम डिफरेंट रिफ्लेक्शंस पे जाते हैं, एक-दूसरे के मोमेंट्स के बारे में केयर करते हैं कि किसी ने कैसा वक़्त गुज़ारा, एक-दूसरे के जो इमोशनल लैंडस्केप है उसको समझते हैं, खुशी कहाँ हुई, उदासी कहाँ आई, फ्रस्ट्रेशन कहाँ हुई, और उसके साथ दूसरों के बिहेवियर्स क्या थे, आपका अपना बिहेवियर क्या था, बस उसको समझना और उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना, जो हमारी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, और जो हमारी जो चैलेंजेस हैं उसमें हमने देखना कि वहाँ पे हमें सपोर्ट कैसे मिल रही है, या चैलेंजेस में हम एक दूसरे के लिए इकट्ठे कैसे खड़े होंगे, और इसी में फिर ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी का जज्बा भी आ जाता है। यानी जब हम शेयरिंग अच्छी करते हैं ना, हेल्दी शेयरिंग करते हैं, अब देखिए ना अक्सर औकात खवातीन को ये सुनने को मिल रहा होता है कि वो नाशुक्री हैं। हदीस में भी जैसे हमें पता चला कि ख़वातीन की जो नाशुक्रापन है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा आखिरत में भी। तो ये जो नाशुक्रापन है, वो ख़वातीन में क्यों आ जाता है? एक तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। दूसरा ये कि जब शादी होती है तो मर्द हज़रात उनकी इस इमोशनैलिटी को समझते नहीं, और ख़वातीन अक्सर इमोशनल इंटिमेसी बिल्ड करना चाह रही होती हैं, लेकिन मर्द जो है ना, वो उस तरह से बिहेवियर नहीं दे रहे होते। तो अगर आपको लगे कि जी आपका साथी जो है वो नाशुक्री की तरफ जा रहा है, तो उसमें इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाने से क्या होता है कि वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे से सही तरह बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को अफर्म कर रहे हैं। तो
अगेन वही बात है कि आपने ओपननेस और अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बढ़ाते चले जाना है। इसके लिए हम स्मार्ट गोल सेटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में पढ़ें कि स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे होती है, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक एक छोटी सी चीज रख सकते हैं कि अच्छा ये काम करेंगे, अच्छा इतने बजे करेंगे, अच्छा इस तरह शेयर किया करेंगे। अच्छा हम ये देखेंगे कि हम कौन सी शेयरिंग करते हैं जिससे हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अच्छा उस ग्रोथ को हम उसका उसके लिए फिर हम एक्शन प्लान जो है हम कैसे बनाएंगे। अच्छा आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, अच्छा मुझे क्या कंफर्टेबल लगता है। और फिर ये कि हम एक दूसरे को एक्नॉलेज कैसे करेंगे, हम पॉजिटिव चेंजेस जो हैं पूरे इस सिस्टम में वो कैसे लेकर आएंगे कि हम एक दूसरे से बहुत खुश हों, बहुत राजी हों। एक ड्रीम लगता है ना इसके ऊपर बात करना, यानी कि जब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर रही थी तो मैं साथ साथ ग्राउंड रियलिटी पे सोच रही थी कि हम वैसे भी इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत पुअर हैं एज इंडिविजुअल्स, और इमोशनल इंटीमेसी जो कि कपल्स में होनी चाहिए उसमें तो बहुत ज्यादा हम फेल होते हैं, बहुत ज्यादा हम परेशान होते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि जब सवालात जैसे भी शुरू होंगे तो उसमें अक्सर यही सवाल आएगा कि जी अगर मेरे शौहर ऐसे नहीं है और अगर फलां ऐसा नहीं है, तो बात फिर वही आ जाएगी कि हमने लोगों को सही मज़े लगाने हैं ना, हमें समझ आ गई है, हम इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हमें ये अपनी नीड फ़ील होती है, तो उस नीड को आगे करने के लिए हमें उसके ऊपर काम करना होगा। जितना हम उसके ऊपर काम करते जाएँगे, तो वो चीज़ क्या होगी, वो हमारे फ़ायदे में चली जाएगी, हमें वो बेहतरी की तरफ लेकर चली जाएगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर डॉक्टर कंवल, आपके इतने टाइम के लिए और इतने बेहतरीन तौर पे पेशेंस के साथ रिप्लाई करने के लिए, और जितनी भी आपने आज टॉक की उसका हमारी दुआ है कि जो कुछ भी हम सब ने सीखा अल्लाह ताला उस पे हमें अमल की तौफ़ीक दें। और हमें बहुत सारी दुआएँ करनी हैं। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशंस जो थर्ड हमारा होगा उसके लिए नेक्स्ट संडे में रेडी रहिए। और कुछ लोगों के जो सवालात नहीं लिए जा सके तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशंस में लिए जाएँ।